नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारी सेफ्टी पाठशाला में और आज की एक नई क्लास में। साथियों, बहुत लंबा अरसा हो गया, बहुत समय हो गया जब से मैंने कोई ऑनलाइन क्लास नहीं ली, जिसके पीछे बहुत सारे कारण थे। एक कोई कारण नहीं था, बहुत सारी परेशानियां थी, ट्रॉमा से गुजर रहा था। लेकिन जो दिनचर्या वाले काम थे, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, मुझे लगता है वो मैंने काम किया है। और आज फिर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, तो आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस एक चीज़ मांग रहे हैं, प्यार सपोर्ट जरूर बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। साथ में आपने थंबनेल जरूर देखा होगा कंप्यूटर के बारे में, कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर एंड व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास क्या है और क्या है कंप्यूटर, इसके बारे में आपने थंबनेल पे देखा होगा। लेकिन मैं उस तरीके से पढ़ाता हूँ, शायद आपने पिछली क्लासेज अगर कोई भी अटेंड किया हो तो आपने देखा होगा कि हम यदि कोई भी क्लास पढ़ाते हैं तो मेरी एक ही पढ़ाने का जो है तरीका है, शुरू से जड़ से उसको बहुत अच्छे तरीके से किसी को बताया जाए, जिससे एक बार देखने से अच्छे से समझ आए, दोबारा उसको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। तो इसी पे चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। अब आपको समझाते हैं कि आखिर कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है, मतलब कंप्यूटर जो है कंप्यूटर शब्द से उत्पत्ति हुई, जो लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है गणना करना, अर्थात कैलकुलेशन करना, है ना। और या फिर इसे हम संयुक्त रूप से कह सकते हैं, या कॉम्बिनेशन रूप में कहें तो इसे संगणक कह सकते हैं। ठीक है सर, इसे गणना करने वाला यंत्र ही क्यों माना गया? इसलिए माना गया सर क्योंकि जो पुराना समय था, ये कहानी कोई अब की नहीं है, कंप्यूटर की बहुत पुरानी कहानी है, मतलब लगभग 3000 साल पुरानी कहानी है। कंप्यूटर का आविष्कार तब हुआ था, समझ रहे हो। मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता की बात है, जब अबेकस नामक कंप्यूटर पहला आविष्कार किया गया था। तो पहले तो थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देते हैं कंप्यूटर है क्या, और जनरल भाषा में लोग पूछ लेते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी, तो आप सुन लीजिए और लिख लीजिए, आपने अभी तक नहीं ध्यान दिया हो, ना देखा हो तो। कंप्यूटर का जैसे कंप्यूटर ऊपर लिख दिया है, इसको लेटर फॉर्म में लिख देते हैं, COMPUTER। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉमन, ठीक, इसका मतलब होता है ऑपरेटेड, इसका मतलब होता है मशीन, और इसका मतलब होता है पार्टिकुलरली या पार्टिकुलर कह सकते हो, और इसका मतलब होता है यूज्ड फॉर, इसका मतलब होता है टेक्निकल, और इसका मतलब होता है एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये ऐसा नहीं कि कुछ भी करने लगो, कुछ भी करने के लिए कंप्यूटर नहीं बनाया गया था। किसी स्पेसिफिक या पार्टिकुलर काम के लिए एक ऐसी मशीन जिसे कोई यूजर ऑपरेट करे, कोई इंसानी व्यक्ति ऑपरेट करे, या फिर जो है आजकल तो एआई आ गई है, आज के समय में तो एआई भी ऑपरेट करता है खुद से, जो है मतलब आईक्यू रखता है, बुद्धिमत्ता रखता है, जो खुद से ऑपरेट कर लेता है। क्योंकि पुराने में ये होता था कि यूजर जो है, जो भी यूजर था वो यूज करता था, मतलब इंस्ट्रक्शन देता था, इन्फॉर्मेशन देता था, कमांड देता था, कहने का मतलब तब जाके कंप्यूटर को कोई आउटपुट देता था, रिजल्ट देता था। तो कह सकते हैं किसी पार्टिकुलर काम के लिए कोई काम में ऑपरेटर या फिर ऑपरेट करने वाला कोई यूजर ऐसी मशीन को यूज करता है, किसके लिए? टेक्निकल, एजुकेशनल और रिसर्च के लिए। टेक्निकल, एजुकेशनल और रिसर्च के लिए कोई भी टेक्निकल काम हो सकता है, कोई प्रोग्राम बनाना हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए, है ना, कि कोई गैजेट बनाना है, लेकिन वो किसी प्रोग्रामिंग पे चल रहा हो किसी प्रकार की, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। एजुकेशन में आपको पता है, आप हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, तो ये एजुकेशनल एक तरीके से हो गया, कंप्यूटर का उपयोग हो गया, ठीक। और बहुत सारे एजुकेशन में पीडीएफ हो गया, या फिर ऑनलाइन क्लासेस तो हो ही गया, और भी बहुत सारे काम हैं जो दूर बैठे सब कुछ कर सकते हैं एजुकेशन में, है ना। किसी को मेल लिखना, किसी से जानकारी लेना, रिसर्च करना, रिसर्च पर्पज से तो यूज होता है। रिसर्च क्या एजुकेशन में भी यूज होता है रिसर्च, और रिसर्च एक स्पेसिफिक पार्ट है उसमें भी यूज होता है। जैसे रिसर्च भी अलग अलग प्रकार की होती है, किस प्रकार की आप रिसर्च करना है, ठीक। ये आपका हो गया कंप्यूटर का फुल फॉर्म, और कंप्यूटर का बात आपको पता होगी कि कंप्यूटर किस लिए होता था, गणना करने के लिए होता है। अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे इतिहास की ओर, हिस्ट्री की ओर। तो हम डालते हैं क्या, हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे पहले हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये कहानी कोई अब की नहीं है, लगभग 3000 साल पुरानी कहानी है। जब मेसोपोटामिया और जो है सुमेरियन सभ्यता हुआ करती थी, उस समय के लोगों ने एक कंप्यूटर का आविष्कार किया जिसका नाम था अबेकस। मतलब दूसरी भाषा में हम कहें तो लगभग 2300 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व के बीच में मेसोपोटामिया और जो है सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने अबेकस नाम का कंप्यूटर बनाया, जो कि एक लकड़ी का फ्रेम हुआ करता था। लकड़ी का फ्रेम इस तरीके से हुआ करता था
इस तरीके से एक लकड़ी का फ्रेम हुआ करता था जिसमें तार लगे होते थे। क्या लगे हुए करते थे? तार लगा हुआ करते थे, और जिसमें मन के बीट्स कह सकते हो छोटे छोटे लगे हुए करते थे, है ना। ये गणनाओं में यूज होते थे। आपने देखा होगा शायद छोटी क्लास में या बचपन में, बस आप पढ़े हो, देखे हो। ये नए लोग तो नहीं देखेंगे, लेकिन पुराने जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने शायद इसको देखा हो। ये गणनाओं के लिए, जोड़ घटाव के लिए जो है जल्दी बनाया गया था। क्यों सर जोड़ घटाव की जरूरी पड़ा? इसलिए सर जरूरी पड़ा क्योंकि क्योंकि वो सभ्यताएं थी। मेसोपोटामिया और सुमेरियन जो है सभ्यता हुआ करती थी, और सभ्यता वो डेवलप हो चुकी थी उस लेवल की जहाँ पे व्यापार अच्छा होता था, और व्यापारिक कार्यों के लिए भाई पैसे का लेन देन या किसी भी चीज का आदान प्रदान जब करते थे तो कैलकुलेशन करना पड़ता था। और जब कैलकुलेशन करना पड़ता था तो एक होता है ना कि खुद से करते थे, मैनुअल रूप से करते थे। तब उनको एहसास हुआ कि मुझे या हमें, हम लोगों को एक यंत्र की आवश्यकता है। ऐसे यंत्र की आवश्यकता है जो कम समय में बेहतर कैलकुलेशन करके देगी। तो इन्होंने क्या किया कि इस अबेकस नाम के कंप्यूटर का आविष्कार किया। अबेकस, ठीक, ये उस समय बना लगभग 3000 साल के बाद। वर्ष की पहले की बात है। कौन लोग थे? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया और सुमेरिया के, इसको सुमेरियन सभ्यता है ना, सुमेरियन सभ्यता के लोग, सभ्यता के लोग, ठीक, उन्होंने इसका आविष्कार किया। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। उसी समय क्या होता है कि चीन में एक उन्नत किस्म का, उसी तरीके से मतलब अमेरिकस के जैसा ही चीन में एक कंप्यूटर का आविष्कार होता है चीन में, जिसका नाम उन्होंने दिया सुआनपान। सुआनपान नाम का कंप्यूटर बनाया चीन में। क्या बनाया? इसी लगभग 3000 साल पुराना ही समय था जब उन्होंने एक कंप्यूटर का आविष्कार बनाया किया, अबेकस के ही जैसा। लेकिन उसमें खास बात ये थी कि वो उन्नत किस्म का था, मतलब इससे ज्यादा बेहतर था ये। उसी समय कंप्यूटर का आविष्कार हुआ अबेकस के ही जैसे जापान ने किया, जापान ने किया, जिसका नाम था सोरोबान। ये इसका नाम था सोरोबान। तो 3 कंप्यूटर जो है एक ही जैसे बनाए गए एक ही समय में, जो कि अलग अलग देशों ने अपनी अपनी उन्नत किस्म के कंप्यूटर का आविष्कार कर लिया, मतलब यंत्र बना लिया, कंप्यूटर को या यंत्र को। ठीक, ठीक है सर, ये बात मुझे समझ आ गई। इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये समय उस समय का था जब सुमेरियन लगभग 3000 वर्ष का समय था पुराना, तब की बात है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आए हमारे पास ब्लेस पास्कल जी। इसके बाद क्या होता है कि एक पास्कलाइन कंप्यूटर का आविष्कार होता है। पास्कलाइन कंप्यूटर का आविष्कार होता है, और जो है चलो उसके बाद ये होता है कि एक पास्कलाइन कंप्यूटर का आविष्कार होता है या खोज की जाती है फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल के द्वारा। ब्लेस पास्कल उस समय लगभग होंगे 18-19 वर्ष के होंगे। उनके पिताजी टैक्स कलेक्टर थे उस समय के। टैक्स कलेक्टर का मतलब ये कलेक्टर नहीं जो इस समय के होते, वो टैक्स कलेक्टर मतलब कर वसूली करते थे उनके पिताजी। अच्छा, ब्लेस पास्कल उस समय पढ़ रहे थे, जो ब्लेस पास्कल थे वो पढ़ रहे थे। ये बात उस समय की लगभग 1642 की बात है, सन 1642 ईस्वी की बात है। 1642 में उन्होंने पास्कलाइन नाम का एक कंप्यूटर का आविष्कार किया। ठीक है सर, समझ आ गया। उसमें क्या खास बात थी? खास बात ये थी कि ये लगभग डिब्बे के आकार का होता था, मतलब अब हारमोनियम तो मुझे नहीं बनाना आता है, लेकिन आप इस तरीके से कह सकते हो, एक डिब्बे का आकार का जो भी है कुछ इस तरीके से डिब्बे का आकार का था। उसमें क्या था कि व्हील्स लगे थे, चक्रियां लगी थी, और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी, अच्छी बात ये थी कि इसमें गियर की सुविधा थी। गियर आधारित था ये, मेटल्स की जो है पहिया लगी थी ऊपर, गियर छोटी छोटी पहिया गोल गोल चक्री लगी थी जिनको घुमाने पे कैलकुलेशन की जा सकती थी। अच्छी बात ये थी कि इनसे गुणा जोड़ घटाव गुणा भाग सब कर सकते थे, लेकिन सबसे धीमा था, कॉस्ट भी ज्यादा थी, धीमा था। तो ये बहुत समय तक ये जो कंप्यूटर था पास्कलाइन कंप्यूटर, पास्कलाइन कंप्यूटर सन 1642 की बात है, ब्लेस पास्कल ने बनाया था। पास्कल के द्वारा, ठीक है। क्या थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, मतलब आविष्कार किया था। लिमिटेशन सर इसकी क्या थी? लिमिटेशन में ये कह सकते हो कि लिमिटेशन में गति धीमी थी। क्या था? ये धीमा था, ये धीमा था। कॉस्ट क्या थी इसकी? ज्यादा थी, मतलब लागत ज्यादा थी, इसको बनाने में लागत ज्यादा था। ये धीमा था और लागत ज्यादा थी, कॉस्ट ज्यादा होती थी। ठीक है सर, समझ आ गया, कॉस्ट ज्यादा थी। लिमिटेशन में एक और बात थी कि सिर्फ 8 अंकों तक,
की गणना कर सकता था, 8 अंकों तक की गणना कर सकता था। इसे उस समय का कैलकुलेटर कहा जाता था। क्या कहा गया उस समय का? ये अर्थमेटिक कैलकुलेटर, उस समय का ये क्या था? अर्थमेटिक कैलकुलेटर कहा जाता था। उस समय का ये अर्थमेटिक कैलकुलेटर था। ये सारी बातें हुई थी। कुछ समय बाद क्या होता है कि जैसे समय बदलता है, चीजें बदल जाती हैं। समय बदलता गया और क्या हुआ, इसका भी समय खत्म हो गया। मतलब ब्लेस पास्कल का बनाया हुआ कंप्यूटर जो धीरे धीरे समय के साथ ही हटता जा रहा था, या फिर लोगों ने यूज करना बंद कर दिया। जब कोई चीज नई आ जाती है ना, तो लोग यूज करना बंद कर देते हैं, पुरानी चीज को यूज करना बंद कर देते हैं, और जब नई आती है वो चीज, तो नई चीज का यूज करने लगते हैं। फिर हुआ यूं कि एक कंप्यूटर फिर से बनाया गया अमेरिका के द्वारा। जोसेफ जैकवार्ड ने पंच कार्ड बना दिया। किसके लिए? उन्होंने बुनाई के लिए बनाया था। पंच कार्ड का आविष्कार बुनाई के लिए किया था। और पंच कार्ड एक कागज का हुआ था जिसमें छोटे छोटे होल हुआ करते थे। कागज का हुआ करता था, मोटे कागज का, और छोटे छोटे होल, लगभग 88 या 80 के करीब में जो है इसमें वो हुआ करती थी, लाइन्स होती थी जिनमें छेद हुआ करते थे। इसी पंच कार्ड पे डेटा स्टोर कर सकते थे। ये बात इनको मालूम नहीं थी, डेटा स्टोर पे स्टोर किया जा सकता है, तो इन्होंने बुनाई के लिए बना लिया था। लेकिन क्या होता है कि यूएसए में, मतलब अमेरिका में, सबसे अच्छी बात ये हुई कि पहली बार वाइड रेंज में पंच कार्ड की सुविधा वाला मशीन यूज किया गया। किसके लिए? इसको टैबुलेटिंग मशीन भी जाना जाता है। टैबुलेटिंग, या फिर यूं कह सकते हैं टैबुलेटिंग मशीन। ठीक, टैबुलेटिंग मशीन भी कर सकते हो। इसका समय कितना था? तो लगभग 1850 से लेके और 1819 के बीच में आप कह सकते हो इसकी समय सीमा थी, है ना। और इसको बनाने वाले तो जोसेफ जैकवार्ड पहले कर सकते हो, जैकवार्ड, है ना। या फिर कह सकते हो हेलरिच। हेलरिच नाम के एक वैज्ञानिक थे, जो हरमन हेलरिच कह सकते हो या सिर्फ हेलरिच कह सकते हो। उन्होंने एक मशीन का निर्माण किया, पंच कार्ड मशीन का निर्माण किया, जो क्या करती थी कि डेटा स्टोर कर सकती थी, और जो है बहुत सारी मतलब कैलकुलेशन या गणनाएं कर सकते थे इससे। तो अमेरिका में सबसे पहली बार 1990s में, 1890 के दशक में अमेरिका ने पहली बार जनगणना में यूज किया, जो कि बहुत वाइड रेंज की बात थी, तब यूज किया गया था। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई कि पहले तो हमारा अबेकस आया, तो इस तरीके से पहले अबेकस हुआ। अबेकस हुआ, ठीक, लगभग 3000 साल पुराना। फिर क्या हुआ? पांच लाइन कंप्यूटर आया। फिर क्या हुआ सर? पंच कार्ड आया। फिर क्या हुआ सर? अच्छा, ये पंच कार्ड वाली सुविधा अच्छी तो थी, लेकिन समस्या ये थी कि पंच कार्ड में दिक्कत ये हुआ कि सर एक बार पंच कार्ड में, किसी भी पंच कार्ड का यदि डेटा गड़बड़ हो गया ना, और डेटा किस तरीके से स्टोर होता था, यही पंच कार्ड के होलों के माध्यम से। यदि होल में छेद जो है, और जो है ये दिख रहे हैं, या फिर कह सकते हो कि पंच कार्ड जब भी लगाया जाता था तो इन्हीं छिद्रों के माध्यम से तय होता था। इन्हीं छिद्रों पे होना, होल का होना या न होना तय करता था कि डेटा स्टोर हुआ या न हुआ। इन्हीं पंच कार्डों पे डेटा आप स्टोर कर सकते थे। ठीक है बात, इन्हीं कार्डों पे जो है डेटा स्टोर होता था। लेकिन यदि थोड़ी सी भी यदि गड़बड़ हो जाती थी तो पूरा डेटा गड़बड़ हो जाता था, पूरा डेटा गड़बड़ हो जाता था। तो कुछ समय तक ये चीजें बहुत अच्छी चली, बढ़िया चला। एक समय बाद क्या हुआ, इसका भी समय चला गया। समय क्यों चला गया? क्योंकि इसमें त्रुटियां होने की संभावना है। दूसरी ये बात थी कि ये डेटा को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखना है, तो दिक्कत ये थी कि ये कागज से बने थे, तो कहीं बारिश हो, कुछ भी हुआ मान लिया, तो इनका डिस्ट्रॉय होना आसान था। ये डिस्ट्रॉय हो जाते थे, या हो जाते थे, या हो जा सकते थे, इसलिए इनको क्या हुआ, आगे इसकी वैलिडिटी खत्म कर दी। ये बात पंचकार्ड की। लेकिन पंचकार्ड उपयोगी बहुत साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्टोरेज सुविधा को बना दी, स्टोरेज सुविधा इसमें आ गई। अच्छा, ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये सब मैकेनिकल एनर्जी पे चलते थे, हाथ से घुमाने पे या पैर, मतलब कुछ भी करने से चलता था, ऐसा नहीं ऑटोमेटिक नहीं था। ठीक है, बात समझ आ गई। तो पंचकार्ड की स्टोरेज या फिर स्टोरेज सुविधा लाने वाला ये पंचकार्ड ही था, जिसकी वजह से हमने क्या सुना, स्टोरेज आ गई है, किसी चीज को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि हमारे आते हैं कौन, बहुत सारे बीच में कंप्यूटर आया, ऐसा नहीं। एक इसी के समय में हड्डियों से बना हुआ कंप्यूटर था, ये बोल करके कुछ का नाम था उसका। तो उस समय एक हड्डियों का भी आया था, लगभग 16-17 के दशक के बीच की बात है। ये तो 42 में आया हमारे पास क्लाइन, लेकिन इसके बीच में एक आया था कंप्यूटर 16 और 17 के दशक में, जिसमें क्या था, हड्डियों का बना था, हड्डियों की छड़ों के माध्यम से चलता था, कुछ और कैलकुलेशन तो उसका भी कैलकुलेशन नहीं होता था। पासलाइन थोड़ा अच्छा था, बड़ा जोड़ घटाना बड़ा भाग हो गया, कमर्शियल यूज हो गया। पंच कार्ड भी आया जिसमें कैलकुलेशन अच्छी कर सकते थे, यहाँ तक कि डेटा को स्टोर कर सकते थे, ये बात हुई। इसके बाद हुआ, अच्छा ये कितने में आया था, 1642 में। ये पंच कार्ड कब आया? पंच कार्ड आपको बता दिया 1850 से 1819 की बीच का दशक जो है उसमें ही बनाया गया। इसके बाद हुआ यूं सर कि पंच कार्ड भी हो गया, पंच लिखा गया था, पंच होता है, ठीक, पंच कार्ड।
उसके बाद सर हुआ यूं कि जब पंच कार्ड का समय चल गया, ये चला गया, तब आए हमारे भाई साहब, जिनको कंप्यूटर जगत का पितामह या जनक कहा जाता है। उनको जनक कहा जाता है क्योंकि उनका नाम क्या है आप सभी ने सुना होगा, चार्ल्स बेबेज। बेबेज या फिर बेबेज को या बेबेज को, चार्ल्स बेबेज जी आते हैं और दो कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। ये हम मिटा देते हैं कि हो सकता है आपने नोट कर लिया हो, ये समझ लिया हो, ठीक। इसको मिटाते हैं, बात करते हैं चार्ल्स बेबेज पे। अब आते हैं कौन, चार्ल्स बेबेज जी। चार्ल्स बेबेज जी आते हैं, इन्होंने जो है दो मशीनों का आविष्कार कर दिया। पहला उन्होंने बनाया डिफेंस इंजन, दूसरा इन्होंने बना दिया एनालिटिकल इंजन। इन दो मशीनों का आविष्कार के बाद क्या हुआ कि ये युग जो था एनालिटिकल वाला, यही युग कहलाया इनका कंप्यूटर की खोज का या जनक। इसी की वजह से ये जाने जाने लगे। और जो है तभी से क्या हुआ कि इसी कंप्यूटर में ऐसी सुविधा थी कि ये इनपुट लेता था, प्रोसेस करता था, आउटपुट देता था, साथ में स्टोरेज कर लेता था, स्टोर करने की क्षमता इसमें। डिफरेंस इंजन एक कैलकुलेटर था, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था, लेकिन मैकेनिकल जो है एनर्जी पे काम करता था, मैकेनिकल एनर्जी पे। मैकेनिकल एनर्जी पे काम करता था। दूसरा क्या हुआ कि इसमें एक और खास बात थी डिफरेंस इंजन में, कि ये इसलिए बनाया गया था कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सके। साथ में पॉलिनोमियल आपने सुना होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन सुना होगा, मैथमेटिक्स के होगे तो पॉलिनोमियल मतलब बहुपद फलन कहा जाता है। समझ ये फंक्शन होता है ऐसे लिखा जाता है। तो लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए इसको बनाया गया था, मतलब सिंपल कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था। और इसकी ये लिमिटेशन थी कि ये यही कर पाता था, ये जनरल नहीं था कि हर चीज के लिए कर सके, है ना। तो हुआ यूं कि इस कंप्यूटर को जो है कैलकुलेशन अच्छी थी, सारा कुछ अच्छा था, लेकिन ये उतना रिलायबल नहीं था इसकी अपेक्षा। इसमें ना स्टोरेज कैपेसिटी थी। दूसरी बात ये थी जो डिफरेंशियल इंजन था उसको जो है दोबारा उसका डेटा जो है आप डिलीट कर गए, ऐसा नहीं कि दूसरा बनाया जा सके, भरा जा सके। लेकिन इसमें ये सुविधा आ गई पंच कार्ड वाले में, ये एनालिटिकल इंजन में ये सुविधा आ गई कि आप इस कंप्यूटर में आप ये कर सकते थे पंच कार्ड बदल बदल के स्टोरेज दूसरा भी, मतलब स्टोर करने के लिए बदल बदल के भी स्टोरेज की जा सकती थी। इसमें क्या था कि डेटा को बदला जा सकता था, लेकिन इसमें डेटा को बदला नहीं जा सकता था। जो आपने यूज किया वही, जो आप प्रोग्राम करते थे वही। इस तरीके से क्या हुआ कि एनालिटिकल इंजन, अच्छा इसका समय क्या था, ये लगभग आपका हुआ था 1822 के बीच में, और ये आपका एनालिटिकल इंजन जो बना था ये 1837, मतलब यूं कहें तो 1820 से 1830 के बीच में इन दोनों इंजनों का आविष्कार हुआ, दोनों मशीनों का आविष्कार हुआ, जो कंप्यूटर की जगत में बहुत ज्यादा अपना जो है मजबूत जो है प्ले करती थी। मतलब ये एनालिटिकल इंजन था, ये बड़ा ही काम की चीज थी। तो हम डिफरेंस को हटाते हैं, एनालिटिकल इंजन की बात करते हैं, जो कि आज का कंप्यूटर, इसी से बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस है। तो क्या है एनालिटिकल, इस कंप्यूटर की खासियत आपको बता दिया, 1837 का हो या फिर इसको 1830 का समय कह दो, उस समय में इन्वेंट हुआ। खास बात ये थी सर कि इसमें क्या था कि आप जो है पंच कार्ड यूज होता था, इसमें क्या होता था, पंच कार्ड यूज होता था। दूसरा सर क्या था, दूसरी बात पंच कार्ड यूज होता था तो स्टोरेज कैपेसिटी है। दूसरी बात था कि इनपुट कर सकते थे, प्रोसेस कर सकते थे, और इसके बाद क्या कर सकते, आउटपुट ले सकते थे। सबसे अच्छी बात सर इसमें ये थी कि इसको चलाने के लिए पहले अभी तक जो भी मशीनें यूज होती थी उन सब में क्या था सर, मैकेनिकल एनर्जी थी, हाथ से चलाती। इसके पहले डिफरेंस इंजन था, साइड में खड़े होते, उसमें बहुत सारी चक्रियां लगी थी, बहुत सारे उसमें ऐसा सिस्टम बनाया था जो हाथ से हैंडल को घुमाया करता था, तब जाके वो कैलकुलेशन करके देता था। इसमें ऐसा हुआ कि स्टील में यूज हुआ, भाप यूज हुआ, तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी लगे थे, बहुत सारे पार्ट्स लगे थे, तो उन सभी पार्टों को चलाना ऐसा संभव नहीं था। उन्होंने यूज किया स्टील का, क्योंकि उस समय लाइट की खोज नहीं हुई थी, उस समय लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उन्होंने भाप का यूज किया, भाप का यूज से इसको चलाया। मतलब तरीके से कहना तो ये ऑटोमेटिक चलने वाला इन्होंने सिस्टम बना दिया। तो जब कोई कंप्यूटर ये चीजें करने लगा, स्टोरेज कैपेसिटी आ गई, साथ में इनपुट आउटपुट और आउटपुट इनपुट प्रोसेस और आउटपुट होने लगा,
भाप का यूज करके इन्होंने चलाने वाला ऑटोमेटिक कर दिया। और चौथी बात ये थी कि इन्होंने इस कंप्यूटर की लिमिटेशन नहीं तय की इस तरीके से, जैसे डिफरेंस में था ये कर सकता, ये हर प्रकार की कैलकुलेशन कर सकता था। ये जनरल रूप से बनाया गया था, एक जनरल कंप्यूटर था जिसमें सब प्रकार की कैलकुलेशन हो जाती थी, हर प्रकार की जो है कैलकुलेशन की जा सकती थी, जटिल भी सिंपल भी हर प्रकार की। उसमें क्या था, सिंपल थी, इसमें जटिल भी और हर प्रकार की कर लेते थे। यहीं से चालू होता है हमारा समय कंप्यूटर का। जो आज की कंप्यूटर की स्थिति देखते हो वो इसके बाद ही आई, इसके बाद ही आई। इसके बीच में कंप्यूटर आया था, ये जो कहो इसके बाद कह दो, इसके बाद में कंप्यूटर आया था जिसका नाम था ABC, जिसका नाम था अटाना बेस और बेरी कंप्यूटर। ABC का फुल फॉर्म होता है अटाना साफ, हाँ, बेरी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का था कंप्यूटर या फुल्ली डिजिटल कंप्यूटर कह सकते थे। ये उस समय का कंप्लीट या फुल्ली डिजिटल कंप्यूटर था, लेकिन इसकी लिमिटेशन थी, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज किया जा सकता, इसलिए सिर्फ मात्र कैलकुलेशन के लिए, इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए मात्र बना था। ठीक, तो इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है उस समय, कुछ समय बाद ये जो है हटा दिया गया, मतलब ABC जो कंप्यूटर था कुछ समय बाद इसका यूज खत्म हो गया था, क्योंकि इसके बाद जो चालू हुआ थोड़ा बहुत इसका यूज में हो गया। मार्क वन जब आया था उसके बाद ये जो है 2 इंजन आए तुम्हारे, इसके बाद ये आया, तो साइंटिफिक रिसर्च में थोड़ा बहुत शायद इसको यूज किए थे, लेकिन ये ज्यादा यूजफुल नहीं था, इसीलिए इसको क्या की, इसको रिप्लेस कर दिया, यूं कर सकते हैं, समय के साथ जो है इसका भी जो है समय चला गया। तो ये आपने सीख लिया, जान लिया चार्ल्स बेबल जी इन्होंने क्या किया था, इतने ये बना दिया। कुछ लोग इसका समय जो है 1833 भी बता देते हैं, 1833 बता देते हैं, 1800, है ना। तो जो भी बताते हो, लेकिन जो लिखित है मैंने जो सही है वो बताया आपको। बाकी एग्जाम में कभी कभी होता है कि आपको भरमाने के लिए और आपको जो है इल्यूजन पैदा करने के लिए बहुत सारी चीजें कर देता है वो लगता है। ये हो गया चार्ल्स बेबल जी की कहानी। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा कंप्यूटर का इतिहास कैसे कैसे बट गया, ये सब बताते हैं। इस तरीके से हमारे कंप्यूटर के इतिहास को 2 भागों में या 2 युगों में बांट दिया गया, 2 एरा हो गई। एक समय हो गया 1945 का, इससे पहले के जो कंप्यूटर है पहले के, उनको क्या कहा गया, मैकेनिकल युग वाले कंप्यूटर कहा गया, मैकेनिकल इरा कहा गया। और 1945 से जो भी कंप्यूटर यूज हुए उन्हें कहा गया डिजिटल या ठीक। ये 2 युगों में बट गया। जो भी पुराना कहानी था वो मैकेनिकल एरा पे था, इसके बाद का जो है सब इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हो गया। ये बात आपने समझ ली, ठीक है, समझ आ गया। अब मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि कंप्यूटर कितने जनरेशन में बटा है, किस किस जनरेशन में क्या है, कौन कौन सी भाषा यूज हुई है और किस तरीके से क्या काम करता है, मैं बताता हूँ। इसके बाद हमारे पास कंप्यूटर के लगभग 5 पीढ़ियां अभी तक हमारे पास हैं, जिसमें से 5वीं पीढ़ी अभी तक चल रही है, और कब तक चले ये मुझे नहीं पता, इतना आपको पता होगा। 4 पीढ़ियां हम पढ़ चुके हैं इसके पहले, 4 पीढ़ियों में पहली पीढ़ी का था। तो इसके बाद हम हेडिंग आते हैं जनरेशन ऑफ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। पहली जनरेशन क्या थी, फर्स्ट जनरेशन। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या था, वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया। समय डाल देते हैं फिर आपको बताते हैं समय में क्या था। लगभग 1945 के बाद जो है 1955 तक का जो समय था उसमें ये कंप्यूटर आया, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। और इसमें क्या यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ। ये कोई मात्रा कम होना चाहिए, मुझे यूज करना पड़ेगा। 1945 से 1955 मतलब 1945 से 1955 के बीच में जो भी जनरेशन आई उसको कहा गया फर्स्ट जनरेशन। और इस जनरेशन में सबसे पहली बार क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब। और ये जो है बहुत बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, ये बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे कमरे के बराबर, ठीक है। और हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते थे, वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। वो ट्यूब ऐसा नहीं, मतलब वो उसके कहाँ से हुआ करते थे, और उसमें कुछ फोटो इमिशन वाली नहीं, लेकिन फोटो आयनिक या फिर कोई भी प्रक्रिया ऐसी थी जो फिजिक्स फिनोमिना थी,
उसके माध्यम से इनमें जो है एनर्जी का आदान प्रदान होता था और इसके माध्यम से चलते थे। इस तरीके से काम चलती थी। ठीक है सर, समझ आ गया। इसमें क्या हुआ, ये सिंपल गणना ही करता था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ खास यूज नहीं हुआ, सिंपल किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए। ये कैलकुलेशन के लिए बनाया गया, सिंपल कैलकुलेशन, जनरल कैलकुलेशन तो इसके लिए बनाया गया था। इसमें क्या था सर, इसमें एक था कंप्यूटर जिसका नाम था IBM भाषा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि एक बात आपको हम बताना भूल गए, जो पंच कार्ड सुविधा थी उसमें सबसे पहली बार बाइनरी नंबर का यूज हुआ था पंच कार्ड, ये बात ध्यान रखना और लिख लेना। पंच कार्ड में 0 1 की भाषा पे इसको रखा गया और यूज किया गया उसमें। तो बाइनरी नंबर का उपयोग जो है वहां से चालू हुआ, बाइनरी नंबर। इसके बाद बाइनरी नंबर का उपयोग होता ही है, ऐसा में यूज होता है, ठीक। तो ये बात थी। इसके बाद इसमें क्या था, लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज किस तरीके से थी, लैंग्वेज यूज हुआ उस समय IBM 701 और एक था आपका ENAIC। ये 2 भाषाएं उस समय इस फर्स्ट जनरेशन में यूज होती थी। तो आपने देखा कि सबसे पहले समय क्या था, 1945 से 1955 के बीच में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, जिसका आकार बहुत बड़ा था, कैलकुलेशन उतनी तेज नहीं थी, कैलकुलेशन कर लेते थे, लेकिन जनरल लोग सिंपल कैलकुलेशन करते थे। लैंग्वेज में क्या था, IBM 701 और ENAIC मतलब ENAC जैसी लैंग्वेज का यूज करते थे इस जनरेशन में। हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन जो हमारी दूसरी जनरेशन आई, जो सेकंड जनरेशन, इसका समय माना जाता है 1955 से 1964 के बीच का। ठीक है सर, इसमें क्या यूज हुआ, इसमें ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी यूज हुई। ट्रांजिस्टर आपने सुना होगा, ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसमें यूं हुआ कि इससे जो पहला वाला जनरेशन था उससे फास्ट था, साइज में कमी हुई क्योंकि इतना बड़ा नहीं हुआ, जैसे वो कमरे का आकार था इतना बड़ा हुआ करता था कंप्यूटर, लेकिन ये क्या है, इसमें साइज जो है छोटा हो गया। दूसरी बात ये थी इसमें कि कैलकुलेशन आप यहाँ पे कमर्शियल लेवल पे भी यूज कर सकते थे, मतलब सिंपल कैलकुलेशन तो कर ही सकते थे, साथ में क्या कमर्शियल कैलकुलेशन या साइंटिफिक एप्लीकेशन में भी यूज किया जाने लगा। कमर्शियल एप्लीकेशन है ना। तो ये फास्ट था पहली जनरेशन से, साइज में छोटा हुआ, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी गई, ठीक। और इसके बाद हुआ, और इसमें क्या हुआ कि इसमें जो भाषा यूज की गई IBM की था लेकिन 7030। दूसरा ये था कि हैंडल 400, इस प्रकार की इसमें भाषा यूज हुई, जो कि बहुत हाई लेवल लैंग्वेज नहीं थी। कि आज के समय में तो जावा, CSS, पाइथन, HTML, रूबी, काली, बहुत सारी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, लेकिन उस समय जो इतनी हाई लेवल लैंग्वेज यूज नहीं होती थी। तो आपने सेकंड जनरेशन में देख लिया, इसमें क्या था, सिंपल 1955 से 1964 तक ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, जो कि साइज में छोटा कर दिया, साइज क्या छोटा हुआ। और ये सब याद रखने वाली बातें हैं, हर चीज नहीं लिखा जाता है। कैलकुलेशन में कॉमर्शियल एप्लीकेशन भी यूज होने लगे। साथ में क्या हुआ, इसमें भाषा की बात करें तो IBM 7030, हैंडल 400 जैसी लैंग्वेज का यूज हुआ। इसके बाद आती है तीसरी जनरेशन, मतलब थर्ड जनरेशन, उसके बारे में बात करते हैं। तो आती है थर्ड जनरेशन। इसमें सर क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में ये होता है कि अब पहली बार ऐसा हुआ था कि ICs का यूज किया गया। अब देखो, पहले साइज उतना बड़ा था, इसके बाद ट्रांजिस्टर है तो छोटा हुआ, इसके बाद ICs जब आया तो ICs का समय आया, इसका समय लिख देता हूँ कितना, तो 1964 to 1975 के बीच का समय था। उस समय थर्ड जनरेशन आई जिसमें IC इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुई। इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। इसमें क्या हुआ कि साइज और छोटा हो गया, और मिनिमाइज हुआ, फास्ट हो गया, साइज भी छोटा हुआ, साथ में क्या था, और पोर्टेबल हो गया। मतलब आसानी से टेबल पे भी से शिफ्ट कर किया जाने लगा, इतना छोटा ही कंप्यूटर हो गया। ठीक है सर, समझ आ गया। उसके बाद होता यूं है कि इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब IC है, साइज में छोटा, फास्ट, पोर्टेबल नेचर। इसमें भाषा कैसी, तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज, इतना बहुत ज्यादा हाई नहीं था लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुआ था। इसमें शायद था कोबोल, फॉरट्रैन,
और बेसिक जैसी लैंग्वेज जो है इसमें यूज हुई। इस प्रकार की इसमें भाषाएं यूज हुई। कोर, फॉरट्रैन और बेसिक जैसी भाषाएं इसमें यूज हुई। दूसरी बात, अब इसमें यूज देखो, यूज कहाँ तो यूज वहां कैलकुलेशन में तो आप करते ही थे, तो उस कैलकुलेशन में आप लिखी दो। साथ में साइंटिफिक एप्लीकेशन, कॉमर्शियल, ठीक है, ईटीसी, इन चीजों में जो है इसका वाइड रूप से यूज होने लगा, क्योंकि ये पोर्टेबल हो गए। प्रोसेसिंग, इनपुट, आउटपुट सब कुछ तो हो रहा है इसके माध्यम से। और इसमें क्या होता है कि एनर्जी का भी यूज उतना ज्यादा कंजप्शन नहीं हो रहा था जितना जो है पहली जनरेशन में एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। ये बात थी आपकी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में, जहां से कहानी एकदम बदल गई। अब आता है समय फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की। इसका समय चालू होता है 1975 टू 1989। ये समय आपका फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का चालू होता है। और इसमें आया था माइक्रो प्रोसेसर, पहली बार यूज हुआ था माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर कैसे बनता है और इसको क्यों माइक्रो प्रोसेसर कहा गया? जो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी थी, उसमें क्या था, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर, एक सिलिकॉन की जो है चिप थी या सिलिकॉन की प्लेट थी, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो है ट्रांजिस्टर लगा दिए, जिससे हुआ यूं कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई। इस माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज्यादा हुई, स्पीड ज्यादा थी। दूसरा सा क्या था, ये साइज में और छोटा हो गया, साइज में और छोटा हो गया। और वर्क क्या क्या कर सकते थे, वर्क तो बता दिया। अब यहाँ पे जो है नेटवर्क एप्लीकेशन भी यूज होने लगे, जैसे बैंकिंग जैसे सेक्टर में, एयरलाइन सेक्टर में, मेट्रोलॉजी सेक्टर में, बहुत जगह अलग होता है जिसमें क्या होता है, नेटवर्क की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जिसके माध्यम से चीजें चलती है। तो नेटवर्क एप्लीकेशन, ठीक, बैंकिंग, कॉमर्शियल, ऑनलाइन एप्लीकेशन, इन चीजों में जो है इसका यूज हुआ। और इस एरा ने बहुत समय तक राज किया, बहुत समय तक राज किया। और दूसरी बात ये, इस एरा का समय खत्म नहीं हुआ। इसी से जो है बड़े बड़े कंप्यूटर का निर्माण तक हो गया, जिसमें मिनी, माइक्रो, मैन्युफैक्चर, जैसे उस समय बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर बन गए, ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया क्षमता वाले थे और फास्ट थे। लेकिन समस्या ये थी कि आज का समय जो है 1970s में जो है इंटरनेट का जब आविष्कार हो गया, तो हुआ यूँ कि अब इंटरनेट के माध्यम से आपको स्पीड चाहिए। स्पीड के लिए धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, प्रोसेसर की क्षमता बढ़ाते गए। तो इसी पे काम होता गया और जो है चीजें बढ़ती गई और कंप्यूटर फास्ट होता गया। ठीक, खासकर हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारा डिजिटल जो भी डिवाइस है वो बहुत स्मूथ और फास्ट तरीके से चले। तो ज्यादा कुछ नहीं, प्रोसेसर में बदलाव करते गए, स्टोरेज कैपेसिटी में बदलाव करते गए, क्योंकि पहले तो बहुत कम स्टोरेज कैपेसिटी थी। जब से हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, बहुत सारी डिस्क आई, फिर धीरे धीरे रैम, रोम, इसका विकास हो गया और बहुत सारे कार्ड आ गए, चिप कार्ड आ गए, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उसमें क्या होगी, स्टोरेज कैपेसिटी बदलती। प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी पढ़ाएंगे तो उन्हें सही तरीके से आपको डिटेल से बताएंगे। तो ये था, ये आपको फोर्थ जनरेशन के बारे में जानकारी था, ठीक है सर। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर से बहुत फास्ट थे, पोर्टेबल नेचर थे, कहीं भी रख के चला सकते हो। दूसरा ये था कि स्पीड अच्छी थी, नेटवर्क, बैंकिंग, कॉमर्स, हर जगह आप यूज इसे कर सकते थे। हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी इसका यूज होता था। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर क्या कहलाता है। ये फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर क्या कहलाता है, वो बात नहीं कि रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता सिर्फ गुरु वर्सेस का है, ठीक है। फिफ्थ में क्या होता है कि फिफ्थ जनरेशन ये कहलाता है, फिफ्थ जनरेशन, इस जनरेशन के कंप्यूटर क्या की है और क्यों जरूरी पड़ा और क्या है, इस समय क्या कहलाया जा सकता है। तो पहली बात तो प्रोसेसर तो होता है नैनो टेक्नोलॉजी पे, और नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी है जो बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी, प्रोसेसर तो यूज होता है। इसका समय लिख देता हूँ, टिल नाउ। इसका मतलब समझ रहे क्या होता है, ये होता है मतलब कि 1989 के बाद जो है टिल नाउ, अभी तक, कि अभी तक ये जो है फिफ्थ जनरेशन जो है जनरेशन चल रहा है। और एक कब तक चलेगा ये ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हो, आप जानते हो तो बता देना कमेंट में, मुझे नहीं पता कब तक ये चलेगा। इस जनरेशन के कंप्यूटर क्या हो कि एआई आ गया, ध्रुव राठी जी तो चला रहे हैं आईपीएस का। अब तो बहुत मल्टीपल एआई उसमें जो है उन्होंने कंबाइन करके एक एआईपीएस बना दिया है, जैसे चैटजीपीटी हो गया। आईआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके पास खुद का आईक्यू है और सोच के उत्तर दे सकता है, या फिर इंस्ट्रक्शंस दोगे, जानकारी दोगे तो वो प्रोसेस कर सकता है। समझ लो, ये कहानी एआई में है। इसके बाद खुद का और काम कैसा करता है, काम सही करता है, कुछ भी करा
वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू बाय द फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। इस कंप्यूटर की जनरेशन आपसे जो भी करना चाहो कर सकते हो। वीडियो गेम खेलना हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोई भी काम करना हो, डेटा शीट बनानी हो, नेटवर्क बैंकिंग, कॉमर्शियल, ऑडियो वीडियो कुछ भी करना है इस जनरेशन कंप्यूटर में हो जाता है। वो भी कितनी जल्दी, बहुत ही फास्ट तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जनरेशन के हिसाब से भी। और साथ में एक बात हुई कि नैनो टेक्नोलॉजी जब आई, कि नैनो सेकेंड की टेक्नोलॉजी, नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी, एनएम जिसे बोलते हैं। तो एनएम में क्या हो, प्रोसेसर जो होता था, या फिर इस तरीके से बना लो, इसमें क्या होता है, जो ट्रांजिस्टर लगते थे या रजिस्टर लगते थे, उसमें क्या होता था कि जगह जो थी उसको और कम करते गए। जितना कम करते गए उतना छोटा होता गया। और दूसरी बात, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, मतलब काम करने की क्षमता, तीव्रता बढ़ती है। तो इस प्रकार के कंप्यूटर, मतलब फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है, जिनकी कैपेसिटी, स्टोरेज और काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। नो, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, अच्छी बात, कंप्यूटर का आविष्कार इसलिए होता है ना कि विदाउट थके एक्यूरेट अच्छा जवाब आपसे दे दे, बहुत मिलियन शब्द गणना एक साथ करके दे दी। इसलिए कंप्यूटर का आविष्कार धीरे धीरे इस युग में भी और पुराने समय से लोग करते आ रहे हैं, क्योंकि त्रुटियां कम हो और काम करने की क्षमता लगातार हो सके, है ना। तो एक्यूरेसी के मामले ये भी अच्छा है। एक्यूरेसी के मामले में फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक एरा के बाद आए तो बहुत अच्छे थे। तो ये बात थी फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन आपको बता दिया, क्या क्या बता दिया आपने, सुन लिया ओवरऑल में, कि हर सेक्टर में यूज कर सकते हैं, जिसमें जिसके पास खुद का दिमाग भी है, प्रोसेसर भी है, ब्रेन भी है। दो चीजें इसमें आ गई। ब्रेन का मतलब सीपीयू से मत कहना, क्योंकि जब एआई आता है ना, तो एआई में वो आ जाती है सेल्फ जो, या ओन कह सकते हो बुद्धिमत्ता, आईक्यू जिसके पास, तो आईक्यू है, सोच के जवाब दे सकता है। इस तरीके से एआई डेवलप किया गया है कि सोच के जवाब दे सकता है। पहले क्या था, जो इंस्ट्रक्शंस देते थे, जो जानकारी देते थे, उसी जानकारी वो चीज अटक जाती थी, है ना। तो ये जनरेशन के बारे में आपको बता दिया। मैं बता तो आपको और दे सकता हूँ, और भी जानकारी दे दूंगा, और बहुत सारी जानकारी पूरे चैप्टर खत्म कर सकता हूँ। लेकिन बात ये है कि अगली बात यदि हम अगले चैप्टर में करेंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? अब जैसे हम बात करें कि इनपुट दिया आपने, और इनपुट देने के बाद आपको प्रोसेस कराया, इसके बाद क्या कराया, आउटपुट मिलेगा। लेकिन किस तरीके से मिला ना, उसकी कंप्लीट जानकारी चाहिए आपको, तो मैं बताऊं, थोड़ा सा ओरल में बता देता हूँ। जब किसी चीज को इनपुट देते हो ना, तो मेमोरी जो है का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चीज कहाँ सेव होगी। आपने जब मैंने बोल दिया, आपके ब्रेन में वो चीज कहाँ सेव हुई, कहीं सेव हुई ना, तब आप सब रिएक्ट करोगे। कैसे रिएक्ट करोगे, मतलब वो चीज प्रोसेस होगी, समझोगे ना कि ये चीज हमारे पास क्या आई है, और जब समझ जाओगे क्या आई है, मतलब कंट्रोल करोगे। तो कंट्रोल करने के बाद जो आप चीज बताओगे या फिर आउटपुट एग्जीक्यूट करोगे, उसके बाद जो चीज रिजल्ट आएगा, ये या जो चीज आप रिएक्ट करोगे, वो आउटपुट कहलाएगा। इसी तरीके से होता है कि इनपुट के बाद हमारे पास मेमोरी, या फिर मेमोरी कह सकते हो, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है, और उसी में जो है आदान प्रदान किससे, कंट्रोल यूनिट से होता है। क्योंकि कंट्रोल यूनिट जब तक नहीं होगा ना, तब तक उस चीज को समझा ही नहीं पाएगा, ये डिकोड नहीं कर पाएगा, ये चीज है क्या। और कंट्रोल यूनिट एक तरीके से कह सकते हो कि सीपीयू का ब्रेन होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है कंट्रोल यूनिट। वो चीज समझाता है, जो भी यूजर कमांड देता है, या इंस्ट्रक्शंस देता है, या डेटा देता है, जो भी देता है, मतलब किसी भी प्रकार का कंप्यूटर का इनपुट किया गया डेटा, वो इंस्ट्रक्शन कहा जा सकता है, या फिर आप डेटा कह सकते हो, या फिर जो है यूजर के द्वारा दी गई कमांड हो सकती है, वो सब इनपुट ही कहलाता है। जब इनपुट दोगे, वो कहीं ना कहीं प्रोसेस करेगा। प्रोसेस कहलाना कंट्रोल यूनिट से होता है, और प्रोसेस करने के बाद जो है आपको आउटपुट मिलता है, वो रिजल्ट आपको शो होता है, कैसा भी हो। कैलकुलेशन कर रहे हो तो जोड़ घटा के बता देगा, वीडियो देखना हो टिक करोगे तो वीडियो दिखा देगा, कुछ भी करोगे तो वो आपको आउटपुट दे देगा। तो इसकी बात यदि हम अगली क्लास में करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो चाहो तो इसमें बता दें, थोड़ा सा आपको बता दिया। इसके बाद हमारी क्लास जो होगी वो कंप्यूटर पे ही होगी, और कंप्यूटर की डिटेल एनालिसिस पे होगी। एकदम जनरल बेसिक सा जो है हमने आपको बताया, जो हिस्ट्री था इसका और जो जनरेशन था। कंप्यूटर का असली खेल कल से चालू होगा। तो यदि हमारी क्लास आपको थोड़ा सा भी पसंद आई हो, तो लोगों तक साझा कर दें। साथ में ये है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा के रखें, क्योंकि अगली कल जो क्लास आएगी वो इससे धमाकेदार होगी। इसमें मैं बहुत समय से पढ़ाया नहीं था, तो थोड़ा नर्वस भी फील हो रहा था। और क्योंकि होता है ना कि एक समय बाद जो है डायरेक्ट आ जाओ कैमरे पे, तो कैमरे वाला फील रहता है। लोगों से बात करने का अलग प्रक्रिया रहती है, और बच्चों से बात करके पढ़ाना एक अलग प्रक्रिया। लेकिन कैमरे पे हमें सोच कर पढ़ाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि कहीं कुछ गलत ना बता दिया जाए, गलत ना मुंह से निकल जाए, क्योंकि मुझे जो सुनिश्चित करना पड़ता है भाई, सब जो जानकारी हो एकदम सटीक और अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कम से कम आप कहीं एग्जाम में यूज करो, या फिर आप अपने खुद के नॉलेज के लिए यूज करो, तो वो बेहतर है। सो थैंक यू। इसी पे हम विराम लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।